some evidences. Come with me and let us dance. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद मैं आप लोगों को गॉस थ्योरम के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को गॉस थ्योरम बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये गॉस थ्योरम जो है वह एक ऐसा है जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है, फैला हुआ चार्ज होता है, उसके कारण हम लोग डिफरेंट कंडक्टिंग बॉडी जिस पे चार्ज होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। तो गॉस थ्योरम को समझने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, यानी विद्युत फ्लक्स के बारे में, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो आइए हम लोग पहले विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। तो विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है, वह एक तरीका है विद्युत फ्लक्स जो हम लोग किसी भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, चाहे वो पॉइंट के रूप में हो या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो, यानी फैला हुआ चार्ज हो, या फिर पॉइंट के रूप में हो, वह एक फील्ड बनाती है। चार्ज का एक फील्ड होता है, उस फील्ड को एक्सपीरियंस करने का तरीका होता है, यानी वो कितना ज़्यादा किसी पॉइंट पर या किसी सरफेस एरिया पर कितना उसका इफेक्ट पड़ रहा है उसको समझने का एक तरीका होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है फ्लक्स, और फील्ड के वैल्यू के हिसाब से फ्लक्स का भी वैल्यू डिपेंड करता है। फील्ड ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसको फ्लक्स उससे रिलेटेड कैसे है, और फ्लक्स को हम लोग कैसे एक्सपीरियंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो आइए जानिए। जैसे कोई पॉइंट चार्ज होता है, पहले फील्ड लाइन्स बता दें, क्योंकि फील्ड लाइन्स के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है। फील्ड लाइन्स के पद में भी हम लोग फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फील्ड लाइन्स के टर्म में एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसके बारे में पहले बता दें। तो सबसे पहले फील्ड समझ लीजिए क्या होता है। कोई चार्ज है जो पॉइंट के फॉर्म में है चार्ज, तो आपको बता दें ये चार्ज जो है इससे फील्ड लाइन्स निकलती है, यानी इसका एक सर्टेन इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट होता है, और इस तरह का इफेक्ट जो है काफ़ी डिस्टेंस तक इसका इफेक्ट होता है। यानी जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि जैसे कि कई डार्क प्लेस है, अंधेरा है, और वहाँ पर एक बल्ब हम लोग जला देते हैं, तो वह उस बल्ब से रोशनी जो है काफ़ी दूरी तक फैलती है। तो जहाँ तक रोशनी फैलती है वह उसका फील्ड होता है। तो बल्ब पॉइंट के रूप में भी होता है, या फिर बड़ा सा पॉइंट सोर्स भी होता है, तो उसके थ्रू जो है उसका लाइट जो है फैलता है। तो जहाँ तक लाइट जा रहा है वहाँ उसका फील्ड हो। जस्ट वैसा ही हम लोग समझ लेंगे कि ये चार्ज है, तो यहाँ से भी एक लाइट, ये तो दिख नहीं सकता है, तो उसको हम लोग एक्सपीरियंस फील अनुभव करेंगे। यहाँ से एक लाइन्स जो है, बहुत सारे लाइन्स निकल रहे हैं, और वह कुछ एरिया तक कवर करता है, जिसको हम लोग फील्ड लाइन्स कहते हैं। तो जहाँ तक फील्ड होगा वहाँ तक फील्ड लाइन्स को हम लोग दर्शाते हैं। तो एक कोई चार्ज है, उसका एक फील्ड होता है, और काफ़ी डिस्टेंस तक जो है वो फील्ड उसका लगता है। तो अब सपोज दैट एक फील्ड है, यहाँ पर ये एक फील्ड लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर चार्ज होगा, यहाँ ग्रुप ऑफ चार्ज होगा, बहुत सारे चार्ज होंगे। तो बहुत सारा चार्ज पॉइंट पे चार्ज है, तो वह एक फील्ड बनाया हुआ है। जस्ट लाइक बुझे कि एक लाइट का एक बीम हमारे तरफ आ रहा है। जैसे कि हाल फिलहाल में आप देखते थे एक तीर से रामायण महाभारत में कई सारे तीर निकल गए हैं। तो जस्ट लाइक बुझे कि एक फील्ड है, तो वह एक लाइन आपके पास वहाँ से गुजर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सैनिकों के पास क्या होता था, ढाल होता था, उस तीर को रोकने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस फील्ड का कितना ज़्यादा इफेक्ट है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोई सरफेस एरिया लेते हैं। यानी ये जस्ट लाइक आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक एरिया है, इसको हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे लाइन्स इसमें गुजरेंगे, तो जितने फील्ड लाइन्स गुजरेंगे इसी का हम लोग जो कैलकुलेशन होगा, नंबर ऑफ लाइन्स, उसी के टर्म में हम लोग फ्लक्स डिफाइन करेंगे। तो ज़्यादा फील्ड लाइन्स गुजरेगा तो फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, कम फील्ड लाइन्स गुजरेगा तो फ्लक्स का वैल्यू कम होगा। जैसे अगर फील्ड पास में है तो बहुत सारे लाइन, फील्ड से दूर चला जाएगा तो इसमें बहुत सारे लाइन जो है बाहर से गुजर जाएगा, तो फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा।
या फिर ऐसे कहें इसका एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो फील्ड लाइन्स कम हो जाएगा, मतलब फील्ड की लाइन्स जो है कम हो जाएगी तो इसका जो है फ्लक्स का वैल्यू कम हो जाएगा। या हम लोग एक और भी कह सकते हैं, ये कुछ टर्निंग ऐसा हो जाए, यहाँ से फील्ड लाइन्स गुजर रहा है, इसलिए एक टर्निंग आ गया, टर्निंग हो गया तो बहुत सारे लाइन्स जो है इधर से इसका एरिया में फेस एरिया में कम एरिया पड़ा, इससे बहुत सारे लाइन्स जो है इसके बाहर से गुजर जाएगा, तो कम लाइन्स गुजरेगा तो इसका फ्लक्स का वैल्यू कम हो जाएगा। तो उसी के टर्म में यहाँ पर डिफिनेशन लिखा गया है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट नॉर्मली पासेस थ्रू द सरफेस which placed in इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखा हुआ है, उससे होकर जितने फील्ड लाइन्स गुजरते हैं वही उसका फ्लक्स होता है। तो एक फील्ड, ये इसका एक एरिया है और यहाँ से एक फील्ड गुजर रहा है, तो जितना एरिया से फील्ड गुजर रहा है वही इसका क्या हो जाता है, फ्लक्स होता है। तो ये 0 डिग्री का एंगल पे भी डिपेंड करेगा, उसके बारे में हम आगे जाके बताने वाले हैं, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो आइए देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे इसको लिखते हैं, क्या इसका डेफिनेशन होता है। तो न्यूमेरिकली इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड area vector of surface which placed तो न्यूमेरिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हम लोग सरफेस एरिया रखते हैं, कोई प्लेट रखते हैं या कोई भी ऐसा सरफेस रखते हैं जिसका कुछ ना कुछ एरिया होता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो बहुत सारे फील्ड लाइन्स पार करेगा, तो उससे फ्लक्स रिलेटेड होता है, फ्लक्स लिंक हो जाता है। तो ये फ्लक्स जो है मैथमेटिकली फॉर्म में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो एरिया वेक्टर होगा उस प्लेट का जो सरफेस एरिया है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना वैल्यू होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर आपको दे देता है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम लोग कोई सरफेस एरिया को रखेंगे, जैसे कि आपको हमने अभी बताया था, इस तरह का कोई सरफेस एरिया रख देंगे और फील्ड लाइन्स यहाँ से पास करेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेम एंगल पे होगा, थोड़ा सा हम कम ही दिखाएंगे, छोटा सा। ये एक प्लेट एरिया है और इससे होके फील्ड लाइन्स पास कर रहा है, तो जितने फील्ड लाइन्स पास करेंगे, ये मान लीजिए फील्ड लाइन्स यहाँ से पास कर रहा है, तो इसका एक एरिया होगा, सरफेस एरिया, इसको हम लोग ए से भी डिनोट करेंगे, कंप्लीट एरिया ए लेंगे, इसका एक पार्ट सेक्शन एरिया लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होगा, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन आप जानते हैं कि सरफेस के लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर में इसका एरिया का डायरेक्शन होता है। तो मान लीजिए सरफेस एरिया है, इसका इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री। अगर सरफेस ऐसे है, इसका एंगल कुछ क्रिएट करेगा, फील्ड इधर हो गया, एंगल एरिया का डायरेक्शन इधर हो गया, फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, या फिर ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इसका एरिया इधर हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये एंगल हम लोग, बीच का एंगल हम लोग यहाँ पर थीटा कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच जो एंगल थीटा है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसका डेफिनेशन क्या हो गया, तो फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइन्स जो गुजर रहा है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो, और इस सरफेस का जो एरिया है वो ए, तो ई डॉट ए, यानी इस फ्लक्स को हम लोग और डॉट जानते हैं आप कि ए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ए डॉट बी अगर वेक्टर में दो वेक्टर का गुना होता है डॉट प्रोडक्ट से, ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से यही हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ये ई ए कॉस थीटा फ्लक्स हो गया, वेयर क्या है, और थीटा जो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है आपका थीटा, ठीक है।
ये तो हो गया कि सरफेस एरिया से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया वैल्यू दिया हुआ है, तो उससे आप रिलेटेड जो फ्लक्स लिंक होगा वो आप निकाल सकते हैं। और ये एक इसी डिफिनेशन का, इस जो पहला वाला डिफिनेशन है ये इसी का दूसरा फॉर्म है। ये यहाँ से भी कैलकुलेशन ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, लेकिन तरीका इसका अलग है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एरिया जो है उसके साथ साथ जो एरिया उसका है वो एंगल वाइज है, तो एंगल के चेंज होने से उससे फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होगा या घटेगा बढ़ेगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से ये डिफिनेशन के टर्म में हम लोग यहाँ से फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम लोग इसमें छोटा सा सेक्शन एरिया, पूरा बहुत बड़ा, अगर कोई सरफेस बहुत बड़ा है जिसका कि कंप्लीट एरिया हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन एरिया लेंगे जिसका सेक्शन एरिया हम लोग का डीए होगा। तो इस एरिया को हम लोग भी डीए लिख सकते हैं। तो छोटा सा सरफेस एरिया है तो उसका छोटा सा एकदम डिफरेंशियल फ्लक्स भी छोटा होगा, फ्लक्स का भी वैल्यू कम होगा। तो वहाँ पर उस टर्म में क्या होता है, तो फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स जो है वो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी ए का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये हो गया डिफरेंशियल फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स यानी डिफरेंशियल फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स वैल्यू हो गया, इसको डिफरेंशियल फ्लक्स कहेंगे डी फाई का वैल्यू होगा ई डॉट डी ए कॉस थीटा। और इसी से अगर आप पूरा कंप्लीट एरिया का, कंप्लीट सरफेस का फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू जो होगा वो फाई इक्वल टू इंटीग्रेट कर लेंगे, इधर से डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये फाई हो जाता है, इधर इंटीग्रेशन हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा, और ई डी ए कॉस थीटा से क्या होगा, तो ई बाहर आ जाता है, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, ये आपको हो जाता है ई ए कॉस डी ए का इंटीग्रेशन ए हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन जो है वो ए हो गया, तो डी ए कॉस थीटा हो जाता है। तो ई ए कॉस थीटा आपका फ्लक्स का वैल्यू जो होगा ई ए कॉस थीटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक आपको एक्सप्रेशन मिल गया ई डॉट ए, और फ्लक्स इसको हम लोग दूसरे टर्म में लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो है वो तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, यानी ये ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है यानी फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास कर रहा है कहीं से, तो वहाँ पर कोई सरफेस एरिया रखेगा तो उसमें बहुत सारे लाइन्स पास करेंगे, बहुत सारे लाइन पास करेंगे, तो इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने पर फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कम होने से फ्लक्स का वैल्यू कम हो जाएगा। और एरिया का वैल्यू अगर भी ज़्यादा होगा, कोई सरफेस एरिया जिसमें कि फील्ड लाइन्स गुजारना है, जिसका हम लोग फ्लक्स निकालना है, तो उस फ्लक्स का उस सरफेस एरिया ज़्यादा अगर होगा उसका एरिया, तो उसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, और एरिया का वैल्यू कम होगा तो फ्लक्स का वैल्यू भी कम होगा। इसके अलावा एक और चीज़ पे डिपेंड करेगा, वह क्या है, एंगल थीटा। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच अगर एंगल थीटा का वैल्यू अगर मान लीजिए थीटा 0 डिग्री होता है तो उसका फ्लक्स अलग होगा, 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स अलग होगा। तो कॉस, ये आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा लगा हुआ है, यानी इसमें हम लोग कॉस थीटा लिख देंगे, कॉस थीटा। तो कॉस अगर 0 डिग्री हो जाता है तो फ्लक्स का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होता है, और फ्लक्स अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाता है। तो थीटा के पर भी डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि फ्लक्स, हाल में आप लोग देखते हैं कि महाभारत में अर्जुन बहुत सारे तीर छोड़ते हैं तो भीष्म पितामह को जाके एक साथ लगता है। तो भीष्म पितामह को फ्लक्स की मतलब का कॉन्सेप्ट उसको यूज करना चाहिए। तो फ्लक्स में क्या होता है कि अगर वो 3 काम कर सकते थे फ्लक्स कम करने के लिए। पहला, फील्ड के वैल्यू को कम कर सकते थे, यानी तीर आ रहा है तो उससे दूर चले जाते, कुछ दूर जाते तो बहुत सारे कुछ तीर जो है इधर उधर से गुजर जाता। दूसरा, एरिया कम कर सकते थे, या तो बैठ सकते थे या फिर लेट सकते थे, लेकिन उन्होंने बैठा भी नहीं, लेटा भी नहीं, तो फ्लक्स का वैल्यू कम नहीं हो पाया। दूसरी चीज़, थीटा का वैल्यू कम कर सकते थे, यानी ये आपको ऐसे बता दें
कि फील्ड लाइंस उधर से आ रहा है, तीर की बौछार आ रही, तो ये फेस उसके तरफ से बॉडी का हिस्सा है, जो एरिया मैक्सिमम एरिया है उसके सरफेस उसके तरफ घुमा हुआ है। तो वो चाहे तो एंगल कर सकते थे, एंगल कर लेते तो उसका फील्ड लाइंस का वैल्यू कम हो जाता और उसको बचने की संभावना अधिक हो जाती। तो उनको फ्लक्स के बारे में जानकारी नहीं थी, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके होके बहुत सारे गुजर गए। तो चलिए, तो आपको याद रखने के लिए ये बातें, इसके लिए सॉरी बोलते हैं अगर कुछ आप लोग को ये लगा तो। इसके बाद आपको बता दें, ये याद रखेंगे आप लोग, इस तीन चीज़ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड करता है। अब आइए फ्लक्स का यूनिट देखते हैं। यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और होता है अदर देख लें, अदर होता है वोल्ट पर मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर कट गया तो वोल्ट मीटर। फ्लक्स का डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होगा और एरिया का डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होता है ML T माइनस 3 A माइनस 1, और एरिया का डायमेंशन हो गया L स्क्वायर, ये डायमेंशन हो गया आपको ML टू द पावर 3 T माइनस 3 और A माइनस 1, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये लेक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट और ये लिखेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। साथ ही इसके आगे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम बिल्कुल आपको समझ में आएगी, और इसके आगे मैं गॉस थ्योरम इसके बाद वाला वीडियो में डालूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।